Okay, I'm checking my speaker. Checking 1 2 3. Checking 1 2 3. Is speaker work? Is mic working? Recording 1 2 3. Recording 1 2 3. Okay, recording 1 2 3. Recording 1 2. Recording. Recording. सर आपकी आवाज आ रही है आवाज सुने बस ठीक है। ओके जी, तो मैं आपसे रिसोर्स बेस्ड वैल्यू के हवाले से बात कर रहा था, रिसोर्स बेस्ड थ्योरी के हवाले से बात कर रहा था। दैट व्हाट मेक्स अ रिसोर्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स, and under that thing I've discussed about the rare and inimitable. Then socially complex resource. अच्छा, humans are socially complex resource. Why they are complex resource? Because when the humans are working together, they build up certain kind of a culture. They like to work in a different kind of a team. They build up certain kind of a trust with each other, and the humans are also building up their reputation among their colleagues as well. So this, if they have a very good combination of a teams, so that is very difficult to replicate. That's very difficult to copy. And for example, Apple design team is famous for coming up with a different kind of a design feature of the iPhones. So that is the one kind of the kind of the teamwork, the kind of the among themselves is difficult to copy. इसको कॉपी करना डिफिकल्ट है। अच्छा, ये किसी का है कोई कह रहे हैं कि जिनका व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ऐड नहीं है जो लोग, तो फिर बेटा आप लोग इनसे एडमिन से कांटेक्ट करें, क्योंकि वही ऐड करते हैं, उन्होंने मुझे भी ऐड किया हुआ इसमें। सर आप ग्रुप एडमिन में आप भी ऐड कर सकते हैं। मैं भी ग्रुप एडमिन हूँ। और कौन? सर आप कर दे, मैंने आपको मैसेज किया। नहीं, तो आप उनको करें ना, ये मलिक आरिफ को करें या जीआर को करें, अपने सीआर जीआर उनको करें ऐड, वो करेंगे। सर सीआर को भी कहा है, जीआर को भी कहा है, मलिक आरिफ साहब को भी किया है, वो सर मुझे ऐड कहा ही है नहीं कर लेकिन उन्होंने वो कर ही नहीं रहे। सर को बोला था 2-3 दफा। इतने बिजी होते हैं वो, उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। अच्छा जी, चलिए ये गिला शिकवा आप उनसे कीजिए, उनको एक मैसेज कीजिए, मैं कर देता हूँ मैसेज उनको। क्या नाम है आपका? महरीन नाम है? सर आयशा नदीम, आयशा। रोल नंबर 11। अच्छा चलिए, मेरे भी लेक्चर करने के बाद मैं कहता हूँ कि आयशा नदीम को ऐड कर लूँगी व्हाट्सएप में। ठीक है सर, थैंक यू, याद से प्लीज। आप भी एक मैसेज कर देना, एक मैसेज उनको ड्रॉप कर दें कि अगर भूल जाता सर है। मैंने तो किया हुआ है, उन्होंने 2-3 दिन से सीन ही नहीं किया हुआ, मैं क्या करूँ। अच्छा, ओके जी, तो दैट्स अ थ्योरी व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू, व्हाट मेक्स अ रिसोर्स वैल्यूएबल। किसी के भी रिसोर्स के लिए वैल्यूएबल होने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो रेयर हो और इनलिमिटेबल हो। दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ द रिसोर्स फॉर द कंपनी। तो ह्यूमंस जो हैं उनके अंदर कुछ अगर रेयर कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स हैं और ऐसे
skills and competency है which is difficult to copy, then that resource become a valuable resource for the company. ओके जी, अच्छा ये भी रिसर्च की गई है कि ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का लिंक जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी रिमशा। सर मुझे समझ नहीं आ रही सर, मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनी है, मुझे वहां पे भी समझ नहीं आई और अब भी नहीं आ रही सर। क्या समझ नहीं आई? सर यही सारा सर हमारे लिए मतलब कि नया है ये बुक सर, और मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या है सर इसमें। नहीं सर देखिए, मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनी है, उसमें भी मुझे नहीं समझ आया। चलो मैं समझा देता हूँ आपको बेटे। ये देखो आप, ये बेसिकली एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और इस ये जो थ्योरी पेश की गई थी, थ्योरी का बुनियादी मकसद ये था एक कौन सा रिसोर्स जो होता है किसी कंपनी के लिए वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल रिसोर्स कौन सा कंपनी के लिए बनेगा, यानी कौन सा रिसोर्स ऐसा होगा जो कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करेगा। ये थ्योरी पेश की एक कुछ रिसर्चर्स ने। अब इस थ्योरी का हमने एप्लीकेशन की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जितने कंपोनेंट्स हैं, इन मामलों को समझने से क्या ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो उसके अंदर दो अहम फैक्टर हैं कि रिसोर्स तब वैल्यूएबल बनता है जब वो रेयर हो और जब वो इनिमिटेबल हो। इनिमिटेबल से मुराद है कि वो कॉपी ना हो सके। रेयर का मतलब कि वो ऐसे ह्यूमंस के अंदर स्किल्स कॉम्पिटेंसीज हों जो कि और जगह पे मौजूद ना हो। مثلا अगर एप्पल की डिज़ाइन टीम है, डिज़ाइन टीम के पास ऐसे हैं स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि और लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए आप कहेंगे कि रेयर है। लेकिन अगर एक रिसोर्स है वो कॉपी हो जाता है, जिस तरह अगर सोनी एक एलईडी लेकर आए, अब एलईडी कॉपी हो गई तो अब रिसोर्स तो रेयर नहीं रहा और वो कॉपी भी हो गया। तो चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे वो ह्यूमन हो, अगर तो वो रिसोर्स कॉपी हो जाए और वो रेयर ना हो तो फिर वो वैल्यूएबल नहीं रहता कंपनी के लिए। कंपनी की उसके जरिए से एक एडवांटेज नहीं क्रिएट कर पाती दूसरे के बारे से। तो रिसोर्स तभी वैल्यूएबल बनते हैं जब वो रेयर हो और इनइमिटेबल हो। इस तरह आप देखते हैं ह्यूमन जो है वो हर जगह पे होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे एचआर का डिपार्टमेंट हो। और जो ह्यूमंस हैं, अब एप्पल की मैंने आपको एग्जांपल दी, जो एप्पल के इनोवेटिव फीचर्स आते हैं वो उनके ह्यूमंस जो उनकी टीम्स हैं वो उनकी डिज़ाइन टीम की कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स है जिनकी वजह से इनोवेशन होती है और जिसकी वजह से आप नए नए फीचर देखते हैं उनके हवाले से। तो किसी भी रिसोर्स को वैल्यूएबल होने के लिए उसका रेयर और इनिमिटेबल होना बड़ा जरूरी है। और इनिमिटेबल तब होगी जब उस कंपनी के अंदर, इनिमिटेबल कैसे बनता है, आपने कंपनी के अंदर 10 साल काम किया, उस कंपनी के अंदर बहुत कुछ सीखा। अब जो आपका तजर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो हो सकता है डिफिकल्ट टू कॉपी हो। तो नया बंदा आए उसको सीखने के लिए बहुत टाइम लगे जो क्या आप, फिर आप अपने दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजन करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन के काम बेहतर हो जाते हैं। और ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं कि आपने जैसे रेमशा ने ये सारे काम किए जिसकी वजह से ये सारे काम ठीक हो गए। तो थ्रू आउट द डे बहुत सारे डिसीजन मैनेजर लेते हैं जिसकी वजह से वो बेहतर हो जाता है। और फिर ह्यूमन जो हैं, ये भी देखा गया है कि ह्यूमन जो है मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर काम करते हैं, कभी कभार एक बड़ा अच्छा कर लेते हैं कल्चर ऑफ हाई परफॉर्मेंस का या ट्रस्ट का कल्चर क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसा आपको भी कोई, आपने कोई स्पोर्ट्स खेलती है रेमशा? डू यू प्ले एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स? नो सर। अच्छा, तो स्पोर्ट्स की एग्जांपल तो फिर आपके साथ रेलेवेंट नहीं होगी। आपने कोई जॉब की है कहीं? यस सर की है। अच्छा, वहां अगर आपने कोई ऐसा कहीं, कैसा रहा आपका तजर्बा उस जॉब के हवाले से? सर अच्छा रहा। तो आपने देखा होगा जब लोग आपस में काम करते हैं, कुछ लोगों की बड़ी अच्छी रेपो बिल्डअप हो जाती है। उस रेपो बिल्डअप होने की वजह से वो एक अच्छा माहौल क्रिएट कर लेते हैं, उस अच्छे माहौल के अंदर वो काम करते हैं। तो ये यस सर। फैक्टर हैं जिसकी वजह से रिसोर्स जो है वैल्यूएबल हो जाता है कि बिकॉज द पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट काइंड, और वो एक कल्चर डेवलप कर लेते हैं, ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं, टीम वर्क के अंदर काम करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो एक बड़ा अच्छा एक काम कर लेते हैं, बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन के अंदर काम कर लेते हैं। तो दैट मेक्स अ रिसोर्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो ये एक रिसोर्स बेस्ड व्यू है जिसके ज़रिए से आप ये डिटरमिन करते हैं कि क्या ये रिसोर्स आपके लिए वैल्यूएबल है या ये रिसोर्स आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। अगर कोई ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है जो कि आपके लिए ना ही रेयर है ना इनिमिटेबल है, जो कि ऐसा काम कर रहा है जो कि बड़े जल्दी रिप्लेस हो जाता है, तो ऐसा रिसोर्स आपके लिए हो सकता है वैल्यूएबल ना हो। लेकिन अगर ह्यूमंस ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी कंपनी के लिए एडवांटेज क्रिएट हो रहा है,
और उनके पास ऐसे स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि उनको रेयर और जो उनको वैल्यूएबल बनाते हैं, तो वो ये आपका जो ये थ्योरी है वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है रिसोर्स बेस्ड। होपफुली कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। बाकी बुक है आपके पास अभी? यस सर, अब समझ आ गई है। आप सर बुक तो आपने सेंड ही नहीं की। बुक मैंने सेंड कर दिया, आपने गूगल नहीं किया, सर्च नहीं किया गूगल पे? सर नहीं मिल रही। नहीं सर मिल रही सर, आपने कहा था कि मेरे पास पड़ा है तो मैं सर आप आपको सेंड पीडीएफ में कर दें। अच्छा जनाब, आप तो बिल्कुल ही बहुत ही इस मामले में सुस्ती का शिकार हो गई आपकी क्लास। क्या आप लोग किसी सर आज जाना उर्दू बाजार वहां से खरीद लेगी इंशाल्लाह। आप हाँ, बता दे कौन सा एडिशन खरीद। उर्दू बाजार से मिल जाएगी। अकेले आना। हमारे लिए मैं किताब आपसे शेयर कर लूँगा। किताब मुझे ये स्टूडेंट ने ढूंढ कर दी थी किताब असल में, मैंने कहा शायद आप लोगों को भी मिल जाएगी, लेकिन यानी हम मैं कर दूंगा आप लोगों को, बल्कि मैं भी आपके चैट पे अपलोड कर देता हूँ। अच्छा पहले मैं सर आप अभी कर दें, और सर आप स्लाइड्स भी कर दें। स्लाइड्स जो आपको स्टूडेंट स्लाइड्स मिलेंगी, ये तो टीचिंग स्लाइड्स हैं, और मैंने क्या करना है बुक, चले मैं व्हाट्सएप में ग्रुप पे कर दूंगा फिर आपको। अभी मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा। ओके सर। ओके जी। सर ये काइंडली रेयर पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं? सर रेयर। Rare means it's very rare. For example, diamond, gold, these are quite rare resources. And if the person has a certain kind of a competency which is quite rare, अगर कोई ऐसे skills हैं, competencies हैं person के पास जो कि very difficult to find, that means a rare. Okay जी, तो good people ठीक हो गया। resource for the company. If you have a good people, that is basically organizational behavior is talking about that how you can basically have the good people, inculcate the good people and keep the good people in the company. तो good people जो होते हैं वो अच्छे लोग जो हैं, अच्छे लोग इस दोनों सेंस के अंदर अपनी कॉम्पिटेंसीज में भी और वैसे भी एक अच्छे इंसान जो हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े वैल्यूएबल रिसोर्स क्रिएट करते हैं। ओके जी, तुम्हारे लिए कोई ओबी का कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि आप कहेंगे जनाब हमने मोटिवेशन की थ्योरी अप्लाई कर दी या स्ट्रेस की थ्योरी अप्लाई कर दी। आपको कॉम्प्रिहेंसिवली थ्योरीज को अप्लाई करना होता है जिसके नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। और नॉर्मली 2 से 3 साल लगते हैं किसी डिफरेंस को देखने के लिए। समटाइम मैनेजर गेट इम्पेशेंट कि भाई अभी तो डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा। उसकी वजह ये होती है कि मैनेजर नीड सर्टेन, दीज कॉन्सेप्ट्स नीड सर्टेन टाइम टू क्रिएट अ डिफरेंस। Okay, now let's move on. So far I talked about the organizational behavior. Now I'm going to talk about that how do we know what we know about the organizational behavior. हम जो चीज़ों के बारे में जानते हैं हम किस तरह जानते हैं। There are different ways through which you come to know about something. For example, what are the measures which one can take to save oneself from COVID-19? हम अपने आप को कोविड-19 से कैसे बचा सकते हैं? क्या सवाल का जवाब होगा? सर एसओपीज को फॉलो करके और जो भी मतलब सोशल इंटरेक्शन वगैरह उसको कम करके। ठीक है। और ये बात आपको कहाँ से पता चली? सर डिफरेंट चैनल्स हैं जैसे कि टीवी से या फिर अपने टीचर से, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मतलब सोशल मीडिया गवर्नमेंट से। अब देखें हम जिन चीज़ों के बारे में जानते हैं उसके डिफरेंट काइंड ऑफ से मेथड होते हैं। हर मेथड की अपनी बेसिकली वैल्यू है। एक है मेथड ऑफ एक्सपीरियंस एंड because people have certain kind of experience and the observation about something, so they basically firmly believe that this thing happened in that way. For example, if someone has seen the COVID patients at their home and they have seen that what they did with those COVID patients and they recovered, so they firmly believe that if we are going to do that thing, so we will be recover from COVID-19. Another is method of intuition, or people have certain kind of the belief because it just stand to the reason. Sometimes it's obvious or just evident to the people that it makes sense to them. It makes sense that they are going to, for example, if you are saying
that if we are going to wear the mask and having a distance and sanitizing our hand, and it makes sense to you. Even if it makes sense to you, then you are going to implement. And even though ये बताए हैं, ये तो अथॉरिटी की तरफ से भी आ रहे हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपको बता रही है, डॉक्टर भी बता रहे हैं. So these are the coming from the different kind of the authorities. So that is the method of the authority, because people who have a certain kind of the respected, who have been, who have a certain kind of expertise in that field, they are giving you that kind of advice. तो मेथड ऑफ अथॉरिटी भी है, मेथड ऑफ इंस्टीट्यूशन की. अगर आपको एक चीज़ समझ में आती है कि भाई इस तरह कर लेना चाहिए तो आप कर लेते हैं. अगर आपको लगता है कि लेट से कुछ लोग कहते हैं जी आप जिंक खाएं, कुछ लोग कहते हैं विटामिन डी खाएं, कुछ लोग कहते हैं विटामिन सी लें, और इट मेक सेंस टू यू तो आप कर लेते हैं. तो मेथड ऑफ इंस्टीट्यूशन. एक है मेथड ऑफ साइंस, एंड people accept some belief because scientific studies have tended to replicate that result using a series of sample setting and methods. मतलब वो उन बिलीफ को तभी मानते हैं जब कोई मुख्तलिफ किस्म की साइंटिफिक स्टडीज उनको सपोर्ट करती हैं. अभी साइंटिफिक स्टडीज आपको मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर नजर आती हैं. मसलन आजकल अगर कोई मामला है जो कोविड के वैक्सीनेशन के हवाले से, तो कोविड के वैक्सीनेशन जो है वो डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट से गुजरे, और वो जब डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट एविडेंस क्रिएट हुए, ये एविडेंस जो क्रिएट करना है हम कहते हैं मेथड ऑफ साइंस. यानी ये एक बिलीफ है ना कि आप समझते हैं कि अपने एक्सपीरियंस की वजह से, कुछ लोग समझते हैं कि बिकॉज उनको लगता है कि ठीक है, कुछ लोग इसको देते हैं, कुछ लोग कह रही है. लेकिन मेथड ऑफ साइंस मीन दैट यू आर चेकिंग योर बिलीफ विद सर्टेन काइंड ऑफ द डाटा एंड देन वैलिडेटिंग दोस थिंग्स वेदर दीस थिंग्स आर राइट और नॉट. दिस इज व्हाट वी कॉल द मेथड ऑफ साइंस. और ये मेथड जो है वो सर फ्रैंसिस बेकन ने 1600s के अंदर 16th सेंचुरी के अंदर सजेस्ट किया था. और ये जो साइंटिफिक मेथड है दैट बिगिंस विद अ थ्योरी. अच्छा, हाउ कैन वी डिफाइन द थ्योरी? थ्योरी सर मेथड ऑफ इंट्यूशन. जी जी मोइन, आप मेथड ऑफ इंट्यूशन बताइएगा दोबारा प्लीज. क्या बता दूं आपको? मेथड ऑफ इंट्यूशन. Method of intuition. Method of intuition mean that what makes sense to you. For example, if you are basically initially like you are driving a car. जब आपने शुरू के अंदर जब कार ड्राइव की तो आप बड़ा अथॉरिटी को कहते थे इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है. लेकिन अब जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप एकदम कभी जो सामने से आने लगे तो एकदम ब्रेक लगा देते हैं, या फिर एकदम आपको एक सेंस होता है कि भाई मैं इस रोड से नहीं, मैं इस रोड से चला जाऊँ, मैं इस रोड पे यहाँ रश नजर आ रहा है तो मैं यहाँ से चला जाऊँ. अच्छा, ये जो है ये आपकी अपनी इंस्टीट्यूशन है समझ, जैसे कि आपको इट मेक सेंस टू यू कि यार इस रास्ते से बच जाना चाहिए, इधर से चला जाना चाहिए, अचानक सामने आ जाना. तो ये इंस्टीट्यूटिव हो जाती है चीज़ें कि आपकी इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाती हैं, जिसके अंदर आप जो है चीज़ों को, आपके पास एविडेंस तो नहीं है उसका डायरेक्ट कि भाई इस रास्ते से जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, या उस रास्ते से जल्दी जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा. लेकिन ये होता है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा करना ठीक है. तो ये मेथड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है. और इट्स अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूटिव, सिक्स सेंस भी कहा जाता है कि छठी हिस्सा है, और इसके वाले से इसका बेस होती है कोई ना कोई. Okay, जी, then there is a basic theory, a collection of assertions, statements, both verbal and symbolic, that specify how and why variables are related, as well as the condition in which they should and should not be related. जो थ्योरी है वो एक किस्म की स्टोरी है, और स्टोरी के अंदर आप ये बताते हैं कि कौन क्या है, उधर जाके तो what, where, when and why. एलिमेंट फाउंड इन न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल, कोई भी आप आर्टिकल को भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो एक थ्योरी आपको बताते हैं, कौन किस तरह आपस में रिलेट कर रहा है, किसका क्या रोल है, किसका क्या किरदार है. इसी तरह थ्योरी जो है वो एक किस्म की कलेक्शन ऑफ असर्शन है, जिसके अंदर आप थ्योराइज करते हैं कि ऐसा क्यों हो, व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग लाइक इन दैट वे. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहेंगे एक थ्योरी है कि क्या सोशल रिकग्निशन जो है वो परफॉर्मेंस को बेहतर करती है. सोशल रिकग्निशन से मुराद है किसी को अप्रिशिएट करना, पब्लिकली अप्रिशिएट करना, सब लोगों के सामने अप्रिशिएट करना, उसकी खूबियों को अप्रिशिएट करना, उसकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज करना. क्या इससे कोई पॉजिटिव इफेक्ट आता है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से? तो एक थ्योरी है. कोई कहेंगे हाँ जी आता है, बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है. कोई कहेगा जो एम्बेरस हो जाता है सबके सामने, उसको लगता है कि मेरी चीज़ें इतना हाईलाइट हो गई हैं सबके सामने. डिफरेंट काइंड ऑफ असर्शन अबाउट दैट. अब ये जो थ्योरी बनेगी इसके नतीजे के अंदर जो भी थ्योरी आप बनाते हैं, सोशल रिकग्निशन और परफॉर्मेंस ही ले लें,
अगर आप समझते हैं कि ये थ्योरी है सोशल रिकग्निशन, तो लोगों को पब्लिकली अप्रिशिएट करना और उनकी परफॉर्मेंस जो आपस में लिंक करते हैं, तो आप ये कहेंगे जनाब इनका आपस में लिंक करते हैं, ये है लिंक, पॉजिटिवली एसोसिएट करते हैं। उसके नतीजे में आप हाइपोथेसिस बनाते हैं उस थ्योरी के नतीजे में, और थ्योरी के नतीजे में हाइपोथेसिस क्या होंगे, एक किस्म के आप ये समझ लें कि आपके बिलीव्स हैं उस चीज़ के बारे में जिसको आप रिटन प्रेडिक्शन दैट स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। अब सोशल रिकग्निशन एक वेरिएबल है जो कि सोशल वेरिएबल है, और परफॉर्मेंस एक वेरिएबल है, तो आप कहते हैं कि इनका रिलेशनशिप स्पेसिफाई कर लेते हैं। ओके जी, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सोशल रिकग्निशन एंड द परफॉर्मेंस। तो आप कहते हैं अच्छा भी ये तो पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इन दोनों के दरमियान जो पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो इसका एक हाइपोथेसिस आप लिख लेते हैं। हाइपोथेसिस लिखने के मुख्तलिफ रूल्स हैं, असूल हैं, उनके नतीजे में आप ये हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आपका साइंटिफिक मेथड जो कि सर फ्रैंकिस बेकन ने 16th सेंचुरी के अंदर सजेस्ट किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ थ्योरी, देन यू डेवलप हाइपोथेसिस, देन यू कलेक्ट द डाटा। आप क्वेश्चनर बना लेते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था क्या वो उसको सपोर्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से वो थ्योरी के अंदर। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है दैट थ्रू which is also called the evidence based as well, क्योंकि एक एविडेंस क्रिएट करता है रिगार्डिंग दोस थ्योरीज। तो जो थ्योरीज आपसे इस कोर्स में डिस्कस की जाएंगी वो एविडेंस बेस्ड हैं और रिसर्च बेस्ड हैं, और उन्हीं थ्योरीज को आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। फिर एक है स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन। Correlation is basically studying the relationship between the two variables, or that is basically a statistical relationship between two variables that can be positive or negative, and that can range from 0 to +1 or -1. अच्छा, पहली बात तो कोई जीरो रिलेशनशिप कोरिलेशन नहीं होती है और परफेक्ट कोरिलेशन भी नहीं होती, लेकिन बहरहाल स्टैटिस्टिकली कहा जाता है, या आप देख सकते हैं कि R=1 जॉब परफॉर्मेंस और सोशल रिकग्निशन बिहेवियर, इसमें बड़ी परफेक्ट कोरिलेशन आ रही है। और ये थोड़ी सी स्कैटर्ड कोरिलेशन है जिसको R=0.5 कहा गया है, और यहाँ कोई आपको ज़्यादा कोरिलेशन एग्जिस्ट इनको नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकली स्पेसिफाई नहीं है। तो बहरहाल कोरिलेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड करते हैं वेरिएबल, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिवली कोरिलेट करेंगे। ओके जी, ओके। अच्छा, एक और बात कि कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। कोरिलेशन से मुराद कॉजेशन नहीं है। कॉजेशन से मुराद ये होती है, कॉजेशन के लिए कुछ शराइत होती हैं, और कोरिलेशन डज नॉट एम्प्लॉय कॉजेशन। कॉजल इन्फ्रेंसेस ये कॉजेशन के लिए जरूरी है कि ये 3 थिंग्स हों। पहली बात तो 2 वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट करते हैं। दूसरी बात, the presumed causes precedes the presumed effect in time। जैसे मुराद ये कि एक वेरिएबल का टाइमली पहले होना जरूरी है, उसके बाद दूसरा वेरिएबल है। हम ये कहेंगे जनाब स्मोकिंग कॉज कैंसर, इसका मतलब ये कि स्मोकिंग पहले होगी और उसके बाद कैंसर डेवलप होगा। तीसरी ये बात हो कि नो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट फॉर दैट काइंड ऑफ ए कोरिलेशन। अगर हम ये कहेंगे स्मोकिंग कॉज कैंसर, तो इसका मतलब है कि बाकी सारे जितनी भी एक्सप्लेनेशन है कैंसर के हवाले से, उसको हम जो है वो आउट कर रहे हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि स्मोकिंग कॉज कैंसर, बट हम ये कह सकते हैं स्मोकिंग कोरिलेट है द कोरिलेशन विद द कैंसर। तो कॉज जो है वो मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर आप ये कहें कि जनाब फायर, मसलन अगर कहीं आग लग जाए, और आग लग जाने के लिए जितनी जल्दी फायर ब्रिगेड पहुंच जाएगा तो आग उतनी जल्दी बुझ जाएगी। तो फायर ब्रिगेड एक्चुअली contributes towards the extinction of fire. The major cause of extinction a fire is the availability of the fire brigade. लेकिन ये फायर ब्रिगेड तभी कॉज एक्चुअली बनेगा जब बाकी सारी कोई और चीज़ इस रिलेशनशिप में ना हो। मतलब कई जगहों पे आग लगी रहती है, फायर ब्रिगेड भी आ जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, बड़ी देर तक लगी रहती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर सोशल जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनके अंदर कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, और कॉजेशन करने के लिए आपको कभी कभार आपको एक्सपेरिमेंटल सेटिंग चाहिए होती है, जहाँ रिसर्चर्स का ज़्यादा कंट्रोल हो
उन वेरिएबल्स के ऊपर, उनको वो कंट्रोल कर सकें, ताकि वो एक्चुअल कॉज को आइडेंटिफाई कर सकें जिसकी वजह से वो काम हो रहा है। तो ये कुछ बात थी। तो ठीक है, मेटा एनालिसिस की अभी मैंने आपसे बात की कोरिलेशन के हवाले से, और किसी भी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए आप बहुत सारी स्टडीज कर सकते हैं। ये बेस्ट वे है किसी थ्योरी को टेस्ट करने के हवाले से। तो मेटा एनालिसिस द टेक्निक which takes all correlations found in studies of the particular relationship and calculates a weighted average, such that correlation based on studies with large samples are weighted more than correlation based on studies with small sample. अगर आप कहते हैं कि सोशल रिकग्निशन और परफॉर्मेंस की कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे कि इस वेरिएबल पे कितनी स्टडी हुई है। मतलब अगर आपको लगती है 100 स्टडीज हुई हैं, तो उन स्टडीज को आप देखेंगे उसके अंदर क्या कोरिलेशन कैलकुलेट हुई। अब एक स्टडी जिसके अंदर 1000 आपके पार्टिसिपेंट हैं और एक स्टडी जिसमें 100 पार्टिसिपेंट हैं, ये 1000 पार्टिसिपेंट होंगे उसके हवाले से जो स्टडी हुई होगी उसकी वेटेज ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वेटेज थोड़ी कम हो जाएगी। इस तरीके से आप एक वेटेड के कोरिलेशन कैलकुलेट कर लें और इसको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं। और ये मेटा एनालिसिस ही बेस बनता है कि एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट के हवाले से। एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट जो है वो इट कम्स फ्रॉम द हेल्थ और मेडिकल साइंसेज, जहाँ किसी भी मेडिसिन को टेस्ट करने से ह्यूमंस पे लाने से पहले उसकी एविडेंस क्रिएट की जाती है कि ह्यूमंस के लिए इसकी एफिकेसी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ड्यू टू दैट मैनेजमेंट की भी जो अभी आपसे जो यहाँ स्टडी शो की जाएंगी उनकी साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं और दैट फ्रॉम द मैनेजमेंट एजुकेशन एज लाइक फॉर द मेडिकल एजुकेशन। भारत आज के चैप्टर में यही बातें थी आपसे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द फील्ड ऑफ स्टडी devoted to understanding and explaining the attitude and the behavior of individuals and groups in the organization, and it focuses on why individuals and group and organization act the way they do. There are two primary outcomes: job performance and the organization commitment, in which we are going to focus. Then we have discussed about the organization behavior can help a company become more profitable, because good people are valuable resource. They are a valuable resource because they are rare, hard to imitate, their history cannot be bought or copied, they make numerous small decisions that cannot be observed by comparators, and they create socially complex resources such as culture, teamwork, trust, and reputation. Then we have talked about the theory and hypotheses and correlation